मैम पता नहीं, आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे होंगे। डू यू हैव एनी डाउट ऑन द प्रीवियस टॉपिक? स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, नर्व सेल पे कोई डाउट है? बिकॉज वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो। नो मैम। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड समझ में आ गया था? यस मैम। मीन्स देयर इज नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। आई कैन प्रोसीड फर्दर। देखो, सबसे पहले तो एक चीज देखो, कोई भी सेल है, ये कोई भी सेल है, और किसी भी सेल में हम न्यूरॉन बना रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सेल। कोई भी सेल है बेटा, सारी सेल्स में क्या होता है, सेल के अंदर में इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ये सेल के अंदर में कुछ फ्लूइड होते हैं, दैट नेम इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट एब्रिविएट एज ICF। ये ICF में एब्रिवेशन होता है। ICF स्टैंड फॉर द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ICF क्यों याद करना है बेटा? क्योंकि नीट में ICF लिख के क्वेश्चन आया है। और देखिए, सेल के बाहर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ECF। ओके, इतना क्लियर है? अब देखो, यस मैम। जब कोई भी सेल रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब जब कोई भी सेल काम नहीं कर रही है, जब रेस्टिंग स्टेज में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? उस कंडीशन में वो सेल पोलराइज्ड होती है, मतलब उस सेल में पोल्स बने होते हैं। कैसे पोल्स? बाहर के साइड में पॉजिटिव आयंस, अंदर के साइड में नेगेटिव आयन। दिस, अब मैं ये फ्लूइड इरेज कर दे रही हूं जिससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखे। ठीक है, सेम एज दिस साइड, बाहर के साइड पॉजिटिव आयंस और अंदर के साइड में बेटा नेगेटिव आयन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम कैसे सिग्नल जनरेट होता है उसको पढ़ने चल रहे हैं। उसके पहले हम आपको कुछ बेसिक्स बता रहे हैं। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। मतलब बाहर के साइड में कैटायंस होते हैं और अंदर के साइड में एनायंस होते हैं। केमिस्ट्री में आप जानते ही होंगे। ठीक है, प्लस अंदर के साइड में प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सोडियम आयन होते हैं, एक दो, और बहुत सारे पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, और बाहर के साइड में बहुत सारे सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, बाहर के साइड में कैल्शियम आयंस भी हैं। एक नॉर्मल न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हमारी सेल कोई भी काम नहीं कर रही है, उसको कहीं से भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये क्या है? दिस इज द रेस्टिंग स्टेज। ये कौन सा स्टेज है बेटा? रेस्टिंग स्टेज। और रेस्टिंग स्टेज ऑल्सो नोन एज पोलराइज्ड स्टेज। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेज बोलते हैं। ठीक है, देखो एक एक चीज मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, क्योंकि आप एनसीईआरटी जन्मों पढ़ते रह जाओगे, या कोई भी बुक आपको नहीं समझ आएगा जितनी लैंग्वेज वहां लिखी है। इसलिए आपको एक एक चीज मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई सेल हमारी, जैसे ये स्किन है, इसको कोई भी बाहर से स्टिमुलस नहीं मिल रहा, तो मतलब इसके न्यूरॉन्स क्या है बेटा? रेस्टिंग स्टेज में है, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जब कोई सेल रेस्टिंग स्टेज में है न्यूरॉन की, तो वो क्या हो जाती है बेटा? इट बिकम पोलराइज्ड। ये क्या है? पोलराइज्ड है, अपने अंदर और बाहर पोल्स बना लेती है, अंदर के साइड में नेगेटिव और बाहर के साइड में पॉजिटिव। इतना क्लियर है? यस मैम। अब कुछ बेसिक्स बता रहा है। ये जो न्यूरॉन सेल है, इसमें कुछ टाइप्स के चैनल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ टाइप के चैनल्स प्रेजेंट हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट करते चलेगा, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
फिर मैं बताती हूँ आगे। हो गया? यस मैम। अब देखो, आवर न्यूरॉन हैव सम चैनल्स, हमारे न्यूरॉन्स के पास कुछ चैनल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चैनल्स। ठीक है, ये जो चैनल्स हैं एक्चुअली में ये पैसिव डिफ्यूजन करने में हेल्प करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जहां ज्यादा है वहां से लेके जहां कम है उस साइड मूवमेंट होता है, और विदाउट यूजिंग एनर्जी, एनर्जी का कोई भी यूज किए बिना जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होता है तो उसे हम कौन सा डिफ्यूजन बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं ना, या पैसिव ट्रांसपोर्ट यस बोलते हैं? यस तो देखो मैम। यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। कौन कौन से चैनल? फर्स्ट इज द लीकी चैनल। पहला चैनल कौन सा होता है? लीकी चैनल्स। हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये क्या हो गए हमारे? लीकी चैनल्स हो गए। लीकी चैनल्स में हम ये मान लेते हैं दिस इज द लीकी चैनल फॉर पोटेशियम एंड दिस इज द लीकी चैनल फॉर सोडियम। अब आप ये नाम से समझ रहे हो लीकी है। लीकी है तो मतलब बेटा लीक होता रहता है, पूरे टाइम अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होता हो। तो पूरे टाइम क्या होगा बेटा, यहां से सोडियम अंदर आता है और यहां से पोटेशियम बाहर जाता है। ठीक है, ये मतलब कॉन्टिन्यूअस सेल रेस्टिंग स्टेज में है तो भी काम कर रहा है, अंदर बाहर का मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लीकेज में ऐसा तो होगा नहीं कि जब चाहे तब लीकेज होगा, जब चाहे नहीं होगा, पूरे टाइम लीक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकेंड चैनल, दिस वाज द फर्स्ट चैनल, सेकेंड इज द वोल्टेज गेटेड चैनल। दूसरा टाइप क्या है बेटा? वोल्टेज गेटेड चैनल है। अब वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो क्या है बेटा? बंद है, दैट आर क्लोज। ये क्या है? क्लोज हैं। और ये कब खुलते हैं? जब इनको वोल्टेज मिलता है इनके अकॉर्डिंग। हमारी सेल जब रेस्टिंग स्टेज में होती है तो उसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा? दैट इज -70 MB। ये हमेशा कितना होता है जब रेस्टिंग स्टेज में होती है? इसका पोटेंशियल -70 MB होता है, मतलब वोल्टेज -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, अब इस स्टेज में ये दोनों बंद रहती हैं। जब वोल्टेज चेंज होता है इनके अकॉर्डिंग, आपका हीटर जितने वोल्ट का होता है उतनी वोल्टेज की लाइट मिलेगी तभी चलेगा ना, बोलो। यस मैम। सेम एज इसको जब इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलता है तो ये ओपन होता है। मान लेते हैं इट इज द सोडियम चैनल, इट इज द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। दोनों वोल्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, अब थर्ड आ जाओ। थर्ड में क्या होता है? मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल, मैकेनिकली गेटेड चैनल से मतलब क्या है? जब इसको मैकेनिक्स मिलेगी, मतलब कुछ मैकेनिकल थिंग्स मिलेगी, लाइक यहाँ पे है ये, हम मान लेते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है, किसके लिए? सोडियम के लिए। ठीक है, मेनली ये सोडियम के लिए ही होता है। जब भी यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तब ये जाके ओपन होगा, मतलब इट्स ओपन थ्रू द प्रेशर। क्लियर? समझ में आया इतना? और जब ये ओपन होगा तो यहां से सोडियम आयन अंदर आने लगेगा। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एक हमारा लाइगेंड गेटेड चैनल होता है। फोर्थ से दिख रहा है नीचे? हाँ, फोर्थ इज अ लाइगेंड गेटेड चैनल। व्हाट इज दिस? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन केमिकल। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं
जब इनके ऊपर कोई एक केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल आके लगता है तब ये ओपन होते हैं। ऐसे चैनल्स को हम लाइगेंड गेटेड चैनल्स बोलते हैं, जो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट हैं लेकिन फर्स्ट न्यूरॉन में नहीं प्रेजेंट होते। इट इज प्रेजेंट हियर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो डेंड्राइट्स के पास सेल बॉडी है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हियर इट इज प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई डाउट? मैम रिपीट कर दीजिए पूरा एक बार। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। देखो, सब जब भी कोई भी सेल की मैं बात कर रही हूँ, हमारी बॉडी की कोई भी सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में है, तो रेस्टिंग स्टेज में वो पोलराइज्ड होती है। बट नॉट ऑल सेल हैव द हैबिट ऑफ डीपोलराइजेशन। बट सारी सेल डीपोलराइज नहीं हो पाती, न्यूरॉन्स और मसल सेल डीपोलराइज्ड हो जाती है। तो हमारी ये जो न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं, न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज को हम पोलराइज स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर पोल्स बन जाते हैं। अंदर के साइड में एनायंस निगेटिव चार्ज के और बाहर के साइड कैटायंस के। जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है उस टाइम, दैट टाइम इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज -70 मिली वोल्ट। ये कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। और जब रेस्टिंग स्टेज में होती है तो इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है, बाहर के साइड में बहुत सारे पोटेशियम आयंस होते हैं। सॉरी, अंदर के साइड में बहुत सारे पोटेशियम आयन होते हैं, बाहर के साइड में बहुत सारे सोडियम आयंस होते हैं। एक जर्नल फीचर्स है एक सेल का, न्यूरॉन जब कोई काम नहीं कर रही है। अब जब न्यूरॉन्स कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके पास कुछ चैनल्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स हैव न्यूरॉन। फर्स्ट इज अ लीकी चैनल। लीकी चैनल मीन्स ऐसा चैनल, एक ऐसा डोर जो लीकेज देता है, पूरे टाइम लीक है, उसको यहाँ पे क्या हो रहा है इससे कोई भी मतलब नहीं है, उससे हमेशा सोडियम और पोटेशियम लीक होंगे। सोडियम लीक होके अंदर आएगा, पोटेशियम लीक होके बाहर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। सोडियम बाहर क्या है, ज्यादा है इसलिए अंदर आ रहा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है इसीलिए बाहर जा रहा है। एक्चुअली में पूरी फिलॉसफी हमारे बॉडी की किस पे बनती है? इक्विलिब्रियम करने पे ना, जो भी चीजें हैं वो इक्वल हो जाए, इसीलिए हमेशा डिफ्यूजन हो रहा होता है पूरी बॉडी में। जहां आप पढ़ेंगे देखेंगे, एक्सक्रीशन में भी हमने यही पढ़ा, रिस्पिरेशन में भी हमने यही पढ़ा था, और किसमें, सर्कुलेशन में भी हमने कहीं ना कहीं पे डिफ्यूजन पढ़ा ही है। मतलब पूरी बॉडी में इक्विलिब्रियम करने के लिए चीजें होती हैं। बट रियलिटी ये है बेटा, जब हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तो क्या प्रोसेस होगी आगे? नो मैम। नहीं होगी, देन वी विल डेड, हम डेड हो जाएंगे। तो एक्चुअली में लिविंग बीइंग तभी सरवाइव करते हैं जब ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस में है, क्योंकि उसी नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस को इक्विलिब्रियम करने के लिए सारी की सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, बट कभी भी इक्विलिब्रियम मिल नहीं पाता है। सेकंड देखो, सेकंड कौन सा चैनल है? वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये एक ऐसा चैनल है बेटा जब वोल्टेज में चेंजेस होते हैं। यहाँ पे -70 मिली वोल्ट वोल्टेज है रेस्टिंग स्टेज में। जब अंदर का वोल्टेज चेंज होता है तो उस कंडीशन में बेटा ये चैनल्स ओपन होते हैं। उसके पहले ये चैनल्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ये सोडियम चैनल है और ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। क्लियर? थर्ड इज अ मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिक, कहीं बाहर से इसको कुछ मैकेनिक्स मिल रही है, प्रेशर मिल रहा है। यहाँ पे एक चैनल है सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल। जब इस पे प्रेशर पड़ेगा न्यूरॉन्स पे तब ये चैनल्स ओपन होगा और सोडियम अंदर आना शुरू होंगे। फोर्थ कौन सा है? लाइगेंड गेटेड चैनल। ये कौन सा चैनल है? लाइगेंड का मतलब होता है केमिकल। जब इसको कोई स्पेसिफिक केमिकल मिलता है उस कंडीशन में ये चैनल्स ओपन होते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम।
आगे बढ़े, सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब देखो, इस चैनल्स के साथ साथ ही यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट होता है, जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते टाइम पढ़े हो। कौन सा पंप होता है जो एक्टिव डिफ्यूजन कराता है? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप? सोडियम पोटेशियम पंप, लाइक दिस। मैं इधर कहीं ड्रॉ कर देती हूँ, छोटा फिगर हो गया है। सेल बॉडी नहीं बनाते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है, सेल बॉडी नहीं बना रहे। यहाँ पे मैकेनिकल गेटेड चैनल हो गया, और यहाँ पे ये हम पंप मान लेते हैं। ये कौन सा पंप है? ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। ये क्या करता है बेटा? दिस इज यूजफुल, या दिस वर्क ऑन द एटीपी। ये किस पे वर्क करता है? एटीपी पे वर्क करता है। जब एटीपी पे वर्क कर रहा है तो हमें पता है कि जब एटीपी लेके कोई ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, तो वो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। गुड। तो ये कैसा करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। ये बंद है, ये चैनल्स ओपन है, सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। जब सोडियम अंदर आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे सोडियम का रेट ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये पोटेंशियल चेंज होता है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जब सोडियम ज्यादा होने लगता है, तब ये एक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो पाए, एक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो पाए, क्योंकि लीक होके अंदर बाहर होते रहेंगे, तब तो एक्विलिब्रियम मेंटेन होने लगेगा। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? एटीपी लेके, 1 एटीपी, एक एटीपी लेके कितने 3 सोडियम आयन को बाहर करते हैं और 2 पोटेशियम आयन को अंदर करते हैं। क्लियर? इस तरह से कभी भी एक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता है इन रेस्टिंग स्टेज, और इट बिकम्स पोलराइज्ड। ये कैसी होती है? पोलराइज्ड ही रहती है, इट रिमेन पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड ही रहती है। क्लियर? जब इसके पास कोई भी सिग्नल नहीं है। इतना समझ में आया? यस मैम। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, इतनी सारी चीजें स्क्रीनशॉट कर लो। मैम हो गया। देखो, अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे नीट में क्वेश्चन आए हैं। कौन सा आयंस है जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मोस्ट अबिडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आयंस प्रेजेंट होता है? ये नीट में क्वेश्चन आया है। तो पोटेशियम आयन। रेस्टिंग स्टेज में सेल है, देखो सबसे ज्यादा पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन आया है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा परमेबल किस आयंस के लिए होती है? तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन या न्यूरिलेमा, एक्सॉन के ऊपर जो न्यूरिलेमा है, एक्सोलेमा है, ऑल आर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन। ये सब किसके लिए परमेबल है? पोटेशियम आयन के लिए। और लेस परमेबल फॉर सोडियम आयन। क्या मैं बता रही हूं? लेस परमेबल फॉर सोडियम आयन। बट इफ यू विल गेट आंसर्स, क्योंकि 2 बार अलग अलग ऑप्शन आए हुए हैं। एक बार आया है लेस परमेबल फॉर सोडियम आयन, और एक बार आया है इम्परमेबल फॉर सोडियम आयन। तो ये हमें भी पता है कि इम्परमेबल तो कंप्लीटली नहीं है, थोड़ा बहुत तो सोडियम आयन अंदर आता ही है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में लेस परमेबल नहीं दिया होगा। तो हमेशा हमें वो ऑप्शन टिक करना होता है जो उस दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा करेक्ट होता है। क्लियर? तो हम क्या टिक करेंगे बेटा? इम्परमेबल। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये 2 की पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, अगर हमें इसे डीपोलराइज्ड करना है, डीपोलराइज्ड करना है मतलब चेंज करना है, डीपोलराइज्ड करना है, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? वो पंप बंद होना चाहिए जिस पंप से एक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये पंप सोडियम पोटेशियम पंप, वो बंद होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए?
कि ये जो मैकेनिकल गेटेड पंप है ये ओपन होना चाहिए, जिससे सोडियम अंदर आए। जब सोडियम अंदर आएगा ज्यादा तो पॉजिटिव आयन अंदर ज्यादा होंगे, और जब पॉजिटिव आयन अंदर ज्यादा होंगे तो बाहर के साइड ऑटोमेटिकली नेगेटिव आयन ज्यादा होने लगेंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, ये जो पोलराइज्ड सेल है ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी। जब भी आयंस ऊपर नीचे होंगे तो ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और क्या होना चाहिए, ये गेटेड चैनल, सोडियम गेटेड चैनल ओपन होने चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें होनी चाहिए। अब देखो डीपोलराइजेशन एक्चुअली में क्यों जरूरी है। जब तक ये पोलराइज्ड है तब तक ये क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है। डीपोलराइजेशन क्यों जरूरी है, रेस्टिंग स्टेज में कोई भी मैसेज पास नहीं होगा। ये तो आराम कर रही है ना, मैसेज पास होना है। तो मैसेज पास होने के लिए ये कैसे मैसेज पास करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में जब भी मैसेज जाएगा तो ये सेल जहां जहां मैसेज पहुंचेगा वहां वहां डीपोलराइज्ड होगी, तभी मैसेज जाएगा। ठीक है, तो अब चलो हम पढ़ते हैं कंडक्शन। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? इरेज कर दे रही हूँ। हम यहाँ पे न्यूरॉन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे सेल बॉडी बनाते हैं। अब सपोज कि ये हमारी स्किन है और स्किन पे रिसेप्टर है। एवरीबडी नो दैट ऑल सेंस ऑर्गन हैव रिसेप्टर। सारे सेंस ऑर्गन के पास क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर होता है जिससे वो सेंस कर सकते हैं। अगर रिसेप्टर खराब हो जाए तो सेंस नहीं कर पाएंगे। ये बात सबको पता है, 9th में बताया था मैंने। यस मैम। ठीक है, तो हमारे स्किन के पास कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब देखो ये जैसे हमारे स्किन है, स्किन के जस्ट अंदर में क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, स्किन के अंदर में न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो यहाँ पे सपोज करो हम इसको टच किए, हॉट प्लेट है, ये इसको टच किए। जैसे हम हॉट प्लेट को टच किए, स्किन के रिसेप्टर एनालाइज किए, तुरंत वो मैसेज अंदर पास किए। जैसे अंदर पास किए मैसेज, तो क्या हुआ, ये मैसेज किसको मिला, डेंड्राइट्स को। वी नो दैट कि डेंड्राइट्स रिसीव मैसेज, डेंड्राइट्स को मैसेज मिला। ठीक है, दिस मैसेज गोज टू आवर सेल बॉडी, हमारे सेल बॉडी के पास पहुंचा। और सेल बॉडी के पास पहुंचते ही ये मैसेज कहाँ पे पहुंचा, हिल-लॉक रीजन पे। यहाँ पहुंचा ना, हिल-लॉक एक्सॉन पे, सबको याद है ना ये। और जैसे ही यहाँ पहुंचा बेटा, वैसे ही क्या हुआ, दिस पंप बिकम क्लोज। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप थे ये क्या हो गए बेटा, इट बिकम्स क्लोज। क्लियर? तो सबसे पहले यस क्या मैम। हुआ, ये क्लोज हो गए। जब क्लोज हो गए तो कोई भी सिग्नलिंग बंद हो गई। अब देखो हम ऐसे डिवाइड कर ले रहे हैं, ये वाला रीजन ए है, एक्सॉन तो बहुत लंबा है ना, ये वाला रीजन बी मान ले रहे हैं। पूरे में एक साथ तो डिपोलराइज होगा नहीं। अब देखो जैसे ये क्लोज हुए, तुरंत गर्म होने का जो प्रेशर था, जो प्लेट को टच करने से प्रेशर मिला था, उसकी वजह से ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, जिससे सोडियम आयन अंदर आने लगे। ठीक है, अब ये बाहर तो सोडियम को दे नहीं पा रहा है, एक्विलिब्रियम सोडियम का मेंटेन करने के लिए, नॉन मेंटेन करने के लिए अब ये बंद है। तो सेकंड क्या हुआ बेटा, सेकंड मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन। अब ये जब ओपन हुए तो क्या हुआ, सोडियम आयंस स्टार्ट कमिंग इनसाइड। इतना समझ में आया? इतना समझ आया? यस मैम। आफ्टर दैट फिर क्या हुआ, अब देखो जैसे सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हुए, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कितना था, -70 MB। ठीक है, इट्स स्टार्ट चेंजिंग, इसमें क्या होने लगी, चेंजिंग आने लगी। अब ये -70 से कितना हो जा रहा है, 60, -60 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट, ऑलमोस्ट 60 55 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा। तब तक क्या होगा,
दिस सोडियम चैनल्स, ये जो सोडियम चैनल्स है इट बिकम्स ओपन, ये क्या हो गए, ये ओपन हो गए। जैसे ये ओपन हुए यहाँ से सोडियम आयन अंदर आने लगेगा। नाउ व्हाट यू कैन फील, आप फील क्या कर रहे हो कि अंदर में पोटेशियम तो कुछ नहीं है पॉजिटिव आयन के लिए, और बहुत सारा सोडियम आ गया तो अंदर में पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है कि नहीं? यस मैम। निगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, पॉजिटिव ही तो ऐड करके। तो अब ये देखो, ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ये इजिली ओपन नहीं होते और इजिली क्लोज भी नहीं होते। तो हम ये देखिए कि -55 जब मिली वोल्ट टेम्परेचर पहुंचा, देन ऑन द -55 मिली वोल्ट voltage gated channel becomes open। ठीक है, ये क्या हो गए, ओपन हो गए। देन सोडियम आयन स्टार्ट कमिंग इनसाइड, सोडियम आयन अंदर आने लगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाऊं बेटा। तो ये 0 है, दिस इज 10 20 30, नीचे क्या हुआ -10 -20 -30, ऐसे कर करके पूरा क्या है -70 तक हमारा दिख रहा है। यहाँ पे हमारा यहीं पे न्यूरॉन्स था, ये क्या था, पोलराइज था। ये धीरे धीरे बढ़ा 60 पे जाके क्या हो गया, 60 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। देन जब पॉजिटिव आयन अंदर आने लगा तो इट बिकम पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड होने लगा पूरा अंदर में, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन हो गए। ऑन 30 मिली वोल्ट, जब ये 30 मिली वोल्ट पे पहुंचता है बेटा, देन क्या हो जाता है, इट इज फुली डीपोलराइज्ड, ये पूरा क्या हो जाता है, फुली डीपोलराइज्ड, पूरा का पूरा डीपोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो ए रीजन था, इतना रीजन पूरा पॉजिटिव आयन से भर जाता है। ठीक है, तो नाउ अब क्या हो गया, ये डीपोलराइज्ड, तो सिग्नल यहां से यहां तक पहुंच गया। क्यों, क्योंकि सिग्नल इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में जा रहा है, और वी नो दैट कि सिग्नल्स कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जैसे जैसे नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो, जैसे जैसे क्या था बेटा, ये डिपोलराइज्ड हुआ, आगे से इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्लो कर रही है, यहां तक पहुंची। अब यहाँ क्या हो गया, इस पूरे ए रीजन में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये पास करके फिर किस में जाएगी, दूसरे रीजन में जाएगी ना, बोलो। यस मैम। ये इतना हुआ, मतलब ये हमारा सिग्नल इतने दूर तक पूरा पहुंच गया है, इतना समझ में आया। और हमारा ग्राफ अभी आधा बना है, सिर्फ डीपोलराइज हुआ है, इतना समझ में आया। यस मैम। और यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है ये कितना हो गया, 30 मिली वोल्ट हो गया। 30 मिली वोल्ट पे ये पूरा डीपोलराइज हो जाता है। फिर से रिपीट करें, यस मैम। एक बार और रिपीट करते हैं क्योंकि बहुत हार्ड टॉपिक है। देखो, जब भी ये हमारा क्या है, ये हॉट प्लेट है, इस हॉट प्लेट को हम टच किए, हॉट प्लेट को जैसे हम टच किए हमारे स्किन में रिसेप्टर लगे हुए हैं, तुरंत उन्हें वो मैसेज उन्हें मिल जाता है कि ये प्लेट हॉट है। ये तुरंत किसको पास करते हैं, रिसेप्टर मैसेज डेंड्राइट्स को। जैसे ही डेंड्राइट्स के पास मैसेज जाता है तुरंत ही वो मैसेज सेल बॉडी को जाता है, और सेल बॉडी से कहाँ पे पहुंचता है, हिल लॉक रीजन पे। जब यहाँ पे पहुंचता है तो सबसे व्हाट हैपेंड फर्स्ट, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप क्या होंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे। जब सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो जाएंगे, मतलब अब मेंटेन करने के लिए बाहर से एनर्जी लेके, एक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाहर से एनर्जी लेके कोई पंप काम नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा, हॉट प्लेट होने का प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम आयन स्टार्ट कमिंग इनसाइड, सोडियम आयन अंदर आने लगे। जब ये सोडियम आयन अंदर आने लगे तो ये पोटेंशियल चेंज हुआ, ये -70 से कितना -55 तक पहुंच गया। किसी बुक में 60 लिखा है, किसी बुक में 65 लिखा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -70 से चेंज हुआ है। जब ये कहां पहुंचा, 55 पे पहुंचा, तो
वोल्टेज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम की बात नहीं करेंगे, इजिली ओपन नहीं होता। सोडियम गेटेड चैनल्स क्या हो गए, ओपन हो गए। अब जब ये ओपन हो गए तो यहाँ से बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आने लगे और ये इसके एक्शन पोटेंशियल को कहाँ तक ले जाते हैं बेटा, 70 मिली वोल्ट तक, 70 मिली वोल्ट तक ले जाते हैं। तब तक वहां से पॉजिटिव आयन आने लगते हैं। जैसे ही 30 मिली वोल्ट तक ले जाते हैं और पॉजिटिव आयन आ रहा है, जिसकी वजह से 30 मिली वोल्ट हो गया। जैसे ही ये 30 मिली वोल्ट होता है वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाता है, सोडियम गेटेड चैनल बंद हो जाता है। मतलब 30 के बाद अब ये नहीं अलाउ कर रहा है आना। इतना अंदर आए, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट का हैबिट पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मूव करती है, पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन के साइड में इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है। तो इतना ए रीजन हमारा क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया, पूरा चेंज हो गया। जहां जहां ये पहुंची ये पूरा नेगेटिव हो गया, अंदर के साइड में पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसी चेंज होने को पोलराइजेशन इज फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको कौन फॉलो किया, डीपोलराइजेशन, और इतने रीजन तक सिग्नल पहुंच गया। इतना क्लियर है, यस इतना मैम। क्लियर है। अब एक्सॉन के दूसरे रीजन में, जैसे दूसरे रीजन में क्या हुआ, यहां से ये पहुंचा, ठीक है, यहां से पॉजिटिव आयन यहाँ जाना शुरू हुए, तुरंत यहाँ का पंप क्या हो गया, दिस पंप स्टॉप, ये पंप स्टॉप हो गया, प्रेशर यहाँ भी पहुंचा, ये जो मैकेनिकल गेटेड चैनल थे ओपन हो गया, यहाँ ये -70 से -55 हुआ, और फिर क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, लीकी चैनल्स अपने आप ओपन है। फिर यहाँ भी ये क्या हो गया बेटा, डिपोलराइज्ड हो गया, सेम एज आगे पूरा एक्सॉन, एक्सॉन के हम अलग अलग पार्ट कर लिए, पूरे एक एक्सॉन तक एंड तक ऐसे पहुंचा मैसेज। अब देखो जब ये ए रीजन से बी रीजन में पहुंचा तो ए रीजन शुड बी रिपोलराइज्ड, ये पहले वाली सिचुएशन में आना चाहिए ना, बोलो। यस मैम। ऐसा तो नहीं उसी सिचुएशन में रहेगा, ये पहले वाली पोजीशन में आना चाहिए। तो अब पहले वाली पोजीशन में कैसे आएगा, देखो जब हमारा ये वाला क्लोज हो गया, इधर से ये सिचुएशन कैसी हुई, यहां से ये क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव है, निगेटिव आयंस इधर आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये पॉजिटिव हो रहा है निगेटिव आयन इधर आना शुरू हो रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है ना। अब इधर बाहर के साइड निगेटिव ज्यादा, अंदर के साइड पॉजिटिव ज्यादा, लीकी चैनल से अपना काम हो रहा है। लीकी चैनल से क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन जहां ज्यादा है वहां से कम के साइड में हो रहा, देन क्या होगा, लीकी चैनल से यहाँ से पोटेशियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्यों कि बाहर नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए, जब बाहर नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो पोटेशियम अंदर के साइड आने लगेगा, और जब पोटेशियम अंदर के साइड आने लगेगा और इसका क्या हो जाएगा, 30 मिली वोल्ट पोटेंशियल है, उस पे ये जब क्लोज होगा सोडियम गेटेड चैनल, उस टाइम पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, 30 मिली वोल्ट्स पे ये चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये चैनल्स ओपन हो गए। जब ये चैनल्स ओपन हुए तो क्या हुआ बेटा, बोलो क्या होगा, डिपोलराइज्ड। रीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड ही तो होगा कि डीपोलराइज्ड होगा, मैम रिपोलराइज्ड होगा। रीपोलराइजेशन के लिए चैनल्स ओपन होंगे ना, बोलो। यस मैम। डीपोलराइजेशन तो हो गया है, रीपोलराइजेशन के लिए चैनल्स ओपन होंगे। हमें ये पता है कि सोडियम चैनल्स जो पोटेशियम चैनल्स है वो जल्दी ओपन नहीं होता है, बट क्या है बेटा, ये जैसे 30 मिली वोल्ट वोल्टेज पहुंचता है वैसे ही पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाता है। अब जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होगा देन क्या होगा बेटा, ये जितने भी पॉजिटिव आयन अंदर है, ये इसका चैनल्स का काम क्या है, इसको बाहर ले जाना, बाहर ही तो ले जाता है, ये सोडियम को अंदर ले आता है। अब ये क्लोज है, ये क्लोज है तो सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा, लेकिन पोटेशियम बाहर सारा चला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों ही तो पॉजिटिव आयन है, ए भी पॉजिटिव आयन है, ए भी पॉजिटिव आयन है, ये कुछ भी करे, लीकी चैनल कुछ करे उससे मतलब नहीं है,
तो अगर हम इस वाले को बाहर ना कर पाए, इस वाले को बाहर कर दे, तो भी तो हम मेंटेन कर लेंगे इक्विलिब्रियम। बोलो। यस मैम। तो यहाँ से पोटेशियम आयंस बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। अब जब पोटेशियम आयंस बाहर जाना शुरू होंगे, देन क्या होगा, यहाँ पे रीपोलराइजेशन। कहाँ तक बेटा, यहाँ तक 70 मिली वोल्ट तक, यहाँ तक पहुंचेगा रीपोलराइजेशन। बट ये जो पोटेशियम चैनल्स थे बेटा, रीपोलराइजेशन हो गया। जैसे ये 70 वोल्ट तक पहुंचा, बाहर सारा क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होना शुरू हो गया, ये -70 वोल्ट पहुंच गया। बट हमारा सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल अभी भी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बेटा क्या है, ये जल्दी बंद नहीं होता। देन एक सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन में हाइपर रिपोलराइजेशन होगा, ये थोड़ा और टाइम तक ओपन रहेगा और पोटेशियम आयंस बाहर निकलते रहेंगे। तो एक सिचुएशन आएगी जब क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन स्टेज होगा। ये टेम्परेचर माइनस, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा। और जब -90 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा, देन इट विल बी क्लोज। ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब पोटेशियम बाहर जाना शुरू होंगे। अब क्या होगा बेटा, ये लीकी चैनल अपना काम कर रहे हैं और जो इसको फिर से 70 बना देंगे मिली वोल्ट। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखो, ये तो हमारा रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन। इंपल्स जनरेट कैसे हुई, ये लॉक रीजन पे जब पोटेशियम सोडियम पंप बंद हुए, यहीं से इंपल्स जनरेट होना शुरू हो गई। इंपल्स कंडक्ट कैसे हो रही है, जब भी इंपल्स कंडक्शन क्वेश्चन आएगा तो मतलब वो एक ही एक्सॉन पे इंपल्स को कंडक्ट करने की बात कर रहा है, ए रीजन से बी रीजन पे। अगर इंपल्स ट्रांसमिशन लिखता है तो एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स पे। तो हम इंपल्स कंडक्शन में क्या देखें, ए रीजन में जब क्या होता है, वोल्टेज 30 मिली वोल्ट पहुंच जाता है, तब ये क्या हो जाती है, डिपोलराइज्ड हो जाती है और आगे पास होता है सिग्नल। जब आगे पास होता है तो फिर से ये -70 मिली वोल्ट, और एक कंडीशन आती है हाइपर रिपोलराइजेशन की, जिसमें क्या होता है बेटा, ये -90 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। क्लियर? तो इस तरह से कंडक्शन इलेक्ट्रिक इंपल्स एक ही एक्सॉन में आगे कंडक्ट होती रहती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई डोंट थिंक सो क्या है। एक वीडियो था जो अभी है नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। होता क्या, उसमें आपको सिर्फ इतना दिखाया गया है कि कैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे डिपोलराइजेशन हो रहा है और फिर से रिपोलराइजेशन हो रहा है, उसी को दिखाया गया। इस तरह एक एक्सॉन में पूरा क्या होता है, कंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में मैसेज का कंडक्शन होता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, बहुत हार्ड है बेटा। आप इसके लिए अगर अभी एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे, सोचोगे मैं क्या पढ़ रही हूँ, समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या जैसे देखनी है, ग्राफ देखनी है। -70 पे क्या है बेटा, ये पोलराइज्ड है। 55 पे पंप ओपन होते हैं और 30 मिली वोल्ट पे ये डिपोलराइज्ड होता है। फिर -30 मिली वोल्ट पे ये रिपोलराइज्ड होना शुरू होता है। उस फिर से वापस -30 पे कंप्लीटली रिपोलराइज्ड होता है और -90 पे हाइपर रिपोलराइज्ड होता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है जो एग्जाम में आता है। ग्राफ मैं कल आपको एक बार फिर से बताऊंगी जिससे आपको भूले नहीं। सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, इसको ध्यान से आज पढ़िएगा, कॉपी पेन उठाइएगा, एक पेपर लीजिएगा, पूरा अलग अलग पॉइंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पढ़िएगा बेटा। जब समझ आ जाएगा, हम कल आगे क्या पढ़ेंगे, एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स पे ट्रांसमिशन। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, याद रखना, जब मैं कंडक्शन बोलती हूँ तो एक ही एक्सॉन के अलग अलग पार्ट में इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर हो रही है। जब मैं ट्रांसमिशन बोलूंगी तो एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स पे ट्रांसमिशन हो रहा है। क्लियर? ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्लियर? तो एग्जाम में जब कंडक्शन आएगा तो मतलब वो एक ही एक्सॉन की बात कर रहा है, जब ट्रांसमिशन आएगा तो एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स की बात हो रही है। ठीक है? यस मैम।
पढ़िएगा, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। बट आपको आधा घंटा 45 मिनट एक बार फिर से वीडियो देखना है, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना है जिससे आपको भूले नहीं। क्लियर? फिर कल हम पढ़ेंगे कैसे दूसरे डेंड्राइट्स पे मैसेज ट्रांसफर होता है, बीच में सिनेप्स होता है। एक्चुअली में हम सिर्फ गैप को सिनेप्स पढ़ते आए हैं, बट प्री सिनेप्टिक लिफ्ट भी होता है और पोस्ट सिनेप्टिक लिफ्ट भी होता है, जिसको कल हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में बहुत जगह ये वर्ड लिखे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जब दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल होता है सिनेप्स पे, तो वो किस फॉर्म में सिग्नल होता है, पढ़ा था? यस मैम। किस फॉर्म में? मैम इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में होता है मैसेज, पर वो केमिकल से होता है मतलब ट्रांसफर। हाँ, सिनेप्स में वो केमिकल सिग्नलिंग होती है। अब देखो यहीं पे आप दो चीज पढ़ोगे, सिनेप्स में केमिकल सिग्नलिंग भी होती है और इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग भी होती है। इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग के लिए गैप जंक्शन होते हैं, जो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। इसको आप आज अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यस यू। मैम। थैंक यू मैम। समझ में आ गया थैंक सबको? यू मैम। आया है अभी के लिए समझना, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। यस मैम। थैंक यू।